हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पहले तो आप लोग कैसे हैं इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जो मैंने पिछली बार आपको क्लास ली थी और पिछली क्लासों में मैंने आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ों के बारे में बताया। तो आज मैं आपको फिर से मैथमेटिक्स में एक शब्द लेकर चलूंगा, पॉलिनोमियल। क्या लेकर चलूंगा? पॉलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल है क्या, हम इसे पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? तो पॉलिनोमियल के बारे में कहा जाए कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म जिसमें ढेर सारे टर्म जुड़े हुए हो। एक ऐसा एल्जेब्रिक जिसमें ढेर सारे टर्म जुड़े हुए हो, वो आपका पॉलिनोमियल है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एन algebraic expression that can be represented in the form of a naught plus a1x plus a2x square plus and so on an x to the power n। एक ऐसा बीजगणितीय घन जो कि इस फॉर्म में लिखा जाए वो आपका पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के बारे में छोटी सी बात और मैं बता दूं, जहां पर a0, a1, a2, an लिखा है क्या कहते हैं, तो आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इसमें a0, a1, a2, an, जहां पर a0, a1, a2 and so on, an are कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट वो टर्म होते हैं जो किसी भी टर्म की इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं। जो क्या बढ़ा देते हैं? इफिशियंसी को बढ़ा देते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। एंड x इज अ वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरिएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू में वेरिएशन आता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो हम आते हैं पॉलिनोमियल को हम दो भागों में काटते हैं। पॉलिनोमियल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आपका ऑन बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। टर्म मतलब होता है कि कितने पद हैं, और एक्सपोनेंट का मतलब इसमें कितनी पावर है, इसमें कितनी घात लगी हुई है, तो वो ये आ गया। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पहला है आपका मोनोमियल। पहला क्या है? मोनोमियल। दूसरा क्या आएगा? बाइनोमियल। तीसरा क्या आएगा? ट्राइनोमियल। चौथा क्या आएगा? टेट्रानोमियल। और इसी तरीके से इसको मोनोमियल मींस जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स हो, और टेट्रानोमियल जिसमें मोर देन थ्री टर्म्स हो। इसी तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा है आपका
क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो चीज आपने यहाँ पर देखी, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। बेसिस ऑफ टर्म में पहला है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट में लीनियर का मतलब जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर का मतलब जिसमें स्ट्रेट लाइन होती है। क्वाड्रेटिक माने जिसकी मैक्सिमम पावर 2, क्यूबिक का मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 4 हो, और उसके बाद सीधे पॉलिनोमियल में आता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि आपको बिल्कुल समझ में आ गई है बेटा तो इसको क्लियर करना हम आगे बढ़ा देते हैं। अब आते हैं हम आपको इनकी डिफाइन करने की बात कि हमें आपको सभी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इन सभी को अलग अलग डिफाइन करूंगा, और डिफाइन करने के बाद कहां पर किसकी जरूरत है उसको आपको मैं बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूं आपको कि इसके बाद हमारा जो बनेगा डिफिनिशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला है मोनोमियल। पहला क्या गया? मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब हुआ सिंगल पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। पॉलिनोमियल which has only one term, जिसमें केवल एक टर्म होता है, that is x, y, p, q, r, x, y, p, r, y, z, x, y, z, p, q, r and so on। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सिंगल सिंगल लेटर लिखा, x लिखा, y लिखा, p लिखा, q लिखा, r लिखा, फिर x, y लिखना शुरू करते हैं। तो x और y के बीच में यदि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये समझ लीजिए ये भी सिंगल टर्म माना जाएगा, ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म, एक ही टर्म माना जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या है? बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, और पॉलिनोमियल which has two terms separated by plus or minus sign, that is x plus y, p plus q, a plus b, x y plus z, p q r plus x, a b c d plus e and so on। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मोनोमियल, ये आपका बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है, ये टर्म माना जाएगा, ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म माना जाएगा, ये सिंगल टर्म, ये टर्म माना जाएगा। तो ये सभी प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड है। तीसरा है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो एक ऐसा पॉलिनोमियल which has three terms, which has three terms, is known as
plus y plus z p plus q plus r ab plus pq plus xy and so on। इसके बाद आते हैं टेट्रानोमियल। बेटा इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, और मैं आपको लेकर सकता हूँ टेट्रानोमियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रानोमियल? A polynomial which have three terms, four terms, known as tetranomial। That is x plus y plus z plus a, p plus q plus r plus s, k plus l plus mn plus o and so on। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर जो आपको मैंने डिफाइन किया था, ये डिराइव किया था, ये अलग अलग सेपरेट किया था, तो ये टर्म के आधार पर है। अब आते हैं यहाँ पर, आप हेडिंग डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट के जो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट के बेस पर जो आपके पॉलिनोमियल्स है, उनमें से पहला आया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है उसको बारे में देखना है। और पॉलिनोमियल which have maximum power 1, polynomial which has maximum power 1, and that can be represented ax plus b, या एक्सपोनेंट की सिंगल पावर है, px plus q एंड सो ऑन। इसके बाद आते हैं, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? A polynomial which have maximum power 2। A polynomial which has maximum power 2, not less than 2 or not more than 2। More than 2, that can be represented in the form ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0। ये पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके
2 से कम भी नहीं होगी, 2 से ज्यादा भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब सोचिए यदि ए 0 हो गया, यदि ए 0 हो गया तो क्या होगा? यदि ए 0 हो गया तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा और ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बेटा आपको ए 0 नहीं करना है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बाद हम आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बाद आते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल है क्या? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय क्यूबिक पॉलीनोमियल? A polynomial which have maximum power 3। थर्ड आया आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल। A polynomial which has maximum power 3, that is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0। यहाँ पे भी कंडीशन आ जाएगी, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा। After that, fourth, biquadratic। Biquadratic, a polynomial, एक ऐसा polynomial which has maximum power 4, that is bx to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus d। एक चीज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर बढ़ती जा रही है। पहले मैंने जब पॉलीनोमियल आपका लीनियर पॉलीनोमियल बताया तो x plus b बताया था। जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताया तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बताया। क्यूबिक पॉलीनोमियल बताया तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बताया। और बाइक्वाड्रेटिक बताया तो x प्लस ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये चीज मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी x की पावर बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे जैसे मेरी x की पावर बढ़ती है वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ती है। यहाँ पर x की 2 वैल्यू जाएगी, लीनियर में x की 1 वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की 3 वैल्यू जाएगी, यहाँ पर x की 4 वैल्यू जाएगी। यदि पावर में n ले लो x की 10 वैल्यू जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक नोट बता देता हूँ जिसको आप बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और ये आप बेसिक के तौर पर ध्यान रखना। addition in a polynomial, if any term which has rational exponent, rational exponent मतलब जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, या रेशनल एक्सपोनेंट और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, रेशनल एक्सपोनेंट और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, दैट इज नॉट पॉलीनोमियल, दैट इज नॉट पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल यहां पर पॉलीनोमियल के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं। In an algebraic expression, if any term which has a rational exponent or
फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये कभी-कभी आपसे पूछ दिया जाता है, कभी-कभी आपसे पूछ दिया जाता है इसमें कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और ax³ प्लस bx की पावर 3/2 प्लस cx प्लस d, ये पॉलिनोमियल है और ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है कि यहाँ पर x जो है आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई। किसमें आ गई है? फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है और एक बार आप अपने वीडियो को देख करके रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने आपको इसमें कौन सी नई चीज बताई और कौन सी आपको पुरानी चीज बताई, किसकी आपको सख्त जरूरत है और किसकी आपको सख्त जरूरत नहीं है। ये तो था आपका बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं आपको क्लास 10th में डायरेक्टली चलता हूँ। क्लास 10th में पॉलिनोमियल की जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत मैटर करता है, साथ साथ ये आपको कंपटीशन में काफी काम देगा। यदि आप इसको कंपटीशन के तौर पर देखना चाहते हैं उस आधार पर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कहा आपसे कि मैं आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ले चलूंगा। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, सीधे मैं आपको बताऊंगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो और मिनिमम पावर 2। क्या बताया था मैंने? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो और मिनिमम पावर 2 हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको एग्जांपल लिया है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर जहां पर a 0 नहीं होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं साहब a 0 नहीं होगा, तो कह रहे हैं यदि आप a को 0 कर दें तो क्या होगा? तो यदि a को 0 करते हैं, if a को 0 then it will convert as linear polynomial। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। एक ही जगह आप 0 रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा, bx प्लस c बचेगा, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब जब ये चीज आई आपकी तो उसमें हम इसका वेटेज निकालेंगे। x² प्लस bx प्लस c में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका वेटेज निकालेंगे कि इसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है, कैसा हो सकता है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ये बात बताता है कि ये पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये पॉजिटिव वैल्यू वाला है, नेगेटिव वैल्यू वाला है, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि x की पावर 2 है, x की 2 वैल्यू आएंगी, ये आपको कंफर्म मानना है। पॉलिनोमियल में एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि इसमें इक्वल टू 0 नहीं होगा। 0 यदि 0 हो गया तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? इक्वलिटी वर्ड आ जाएगा। तो आपको इक्वलिटी वर्ड नहीं लाना है, सिर्फ पॉलिनोमियल। अब हमें x की ऐसी वैल्यू रखना होगा जैसे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। पूरा पॉलिनोमियल 0 करने के लिए मुझे x की वैल्यू सिलेक्ट करना होती है, इसलिए मुझे फैक्टराइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज करना पड़ता है। उसको जानने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, और d जो होता है ये होता है b² माइनस 4ac। जो d होता है वो कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac। और यहां पर क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उस बेस पर इसकी 2 वैल्यूज होंगी, तो 2 वैल्यूज ना कहकर जो 2 जीरोज कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 जीरोज। तो अब आइए, अब क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि पावर 2 है, हैविंग 2 जीरोस। इन्हें जीरोस क्यों कहते हैं? क्योंकि x की वैल्यू रखने से ये पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट होता है? जीरो में। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? जीरो में, इसलिए हम जीरोस कहते हैं। हैविंग 2 जीरोस नेम अल्फा एंड बीटा। क्या कहते हैं इनको? अल्फा और बीटा। और जब हम इन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं तो अब इसके बाद आ जाए नेचर, और नेचर से पहले हम आते हैं रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन between zeros, relation between zeros and coefficient of the polynomial. Relation between zeros and coefficient of the polynomial. तो सबसे पहले आएंगे sum of zeros. Sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो आ गया हमारा रिलेशन। रिलेशन के बाद आते हैं हम लोग आपस को लेकर के नेचर ऑफ द जीरोस। नेचर ऑफ द जीरोस, तो जीरोस है तो उनकी नेचर भी, उनका नेचर भी तो होगा। और उनका नेचर क्या है ये आपको जानने वाली बात है। तो नेचर ऑफ जीरोस में पहला है इफ, जो मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं उसको नोट कराता हूं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू है क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ये जीरो से बड़ी है, देन जीरो क्या होंगे? जीरोज आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, जीरोज कैसे हैं? रियल एंड अनइक्वल। दूसरा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, देन जीरोज आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। और तीसरा है आपका इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब मैंने सॉल्व करूंगा यहाँ से एबीसी वैल्यू निकाल करके, और जब उसको सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी इसका मान प्लस में आता है, धनात्मक मान आता है, तो जीरोस कैसे होंगे? रियल और अनइक्वल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ जाती है। जब इनको मैं सॉल्व करूँ, कैलकुलेशन करूँगा, सॉल्व करूँगा, हल करूँगा, हल करने पर बेटा यदि इनकी वैल्यू कैसे आती है? जीरो बराबर आ जाती है, तो जो जीरोज है वो रियल और इक्वल होंगे, यानी दोनों एक ही होंगे। जैसे x वैल्यू 1 और 1 आ जाए, x वैल्यू 2 और 2 आ जाए, x वैल्यू 3 और 3 आ जाए, एंड सो ऑन। तीसरा टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। यदि इसकी वैल्यू जीरो से लेस है, देन जीरोज आर इमेजिनरी। जीरोज कैसे हैं? जीरोज आपके इमेजिनरी है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई या नहीं आई? और यदि आ गई तो सो फॉर सो इस चीज को आपको देखना है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम एक चीज और आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे फ्रेम करेंगे,
फ्रेमिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बात समझ में आ रही है बेटा नहीं आ रही कि फ्रेमिंग ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हो? फ्रेमिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या है? तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लेके चल रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको एक चीज और ध्यान देनी है, किससे कहते ग्राफ प्लॉट हो सकता है। मैं इसको ग्राफिकली बात करूं तो ग्राफिकली बात करने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाते हैं। आपको मैंने यहां पर जो बताया वो चीज समझ में आ गई नहीं आई? यदि नहीं आई तो बात पूछ सकते हैं और आगे तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहला नंबर जो आपका है मैं जो लेके चलूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके में डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इनकी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की तीन कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? b स्क्वायर माइनस 4ac की तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को ध्यान रखना। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या वो देखिए कि इफ a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, या इसका a का मान प्लस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, और a की वैल्यू नेगेटिव है यानी 0 से कम है। तो देखिए दो नई कंडीशन हो गई, एक a की वैल्यू पॉजिटिव है, एक हो गया a की वैल्यू नेगेटिव है। यहां पर तो तीन कंडीशन आई है, तीन के साथ ये दो कंडीशन और जोड़कर बराबर हो गई 6 कंडीशन, 3 टू जा 6 कंडीशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो ग्राफ बनता है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, graph of the quadratic polynomial is always parabolic curve, अब ये पैराबोलिक क्या है, पैराबोला क्या होता है, ये आप लोगों की समझ से बाहर है। तो एक बात यूं कहें, एक बच्चे ने एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे पर हल्का सा प्रेशर डाला, ये गुब्बारा ऐसा हो गया, यानी ये पहले गोल गोल गुब्बारा था, इस गुब्बारे को उन्होंने बच्चे ने ऐसे प्रेस किया तो ऐसा हो गया, और इसको उसने बीच से काट दिया, तो एक ऐसा हो गया और दूसरा, तो ये पैराबोलिक कर्व है। क्या ये पैराबोलिक कर्व कहलाएगा? समझ में आ गया? पैराबोलिक कर्व क्या होता है? अब इस पैराबोलिक कर्व में आपको आगे मैं एक चीज बताऊंगा कि किन कंडीशंस में पैराबोलिक कर्व ओपन अपवर्ड होगा और
इन कंडीशन में पैराबोलिक कर्व ओपन डाउनवर्ड होगा। इफ a is greater than 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, देन कर्व जो होगा, कर्व इज ऑलवेज ओपन अपवर्ड। a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो जो कर्व होगा हमेशा ऊपर की तरफ खुला होगा। ओपन का मतलब खुला होगा, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। और दूसरा, इफ a लेस देन 0, a की वैल्यू नेगेटिव है, देन कर्व जो होगा, कर्व इज ऑलवेज ओपन डाउनवर्ड। डाउन का मतलब नीचे और अप का मतलब ऊपर। ये हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड में आ रहा है, आईएससी में भी, और स्टेट बोर्ड में भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक डायरेक्टर ये जो पैराबोलिक कर्व है किस कंडीशन पे ओपन अपवर्ड होगा और किस कंडीशन पे ओपन डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह कंडीशन ये है। अब इनकी अलग अलग कंडीशन, सब कुछ 4 कंडीशंस को लिख सकते हैं कि पहला केस, इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट केस आया b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और a इज ग्रेटर देन 0, a भी 0 से बड़ा है। तो उस केस में जो पैराबोलिक कर्व आएगा, पैराबोलिक कर्व आपका ये आ सकता है, x की जो वैल्यू, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। इन दोनों केस में आप देखेंगे x की वैल्यू एक नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है। x की वैल्यू एक प्लस में आ सकती है और एक माइनस में आ सकती है। दूसरा, x की वैल्यू दोनों प्लस में आ सकती है, दोनों प्लस में आ सकती है, मेरी बात समझ आ रही है। और तीसरा आया x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तीनों कंडीशन, ये आपको y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x की दोनों वैल्यू नेगेटिव, दोनों प्लस की तरफ है, दोनों माइनस की तरफ है, एक प्लस में और एक माइनस में। ये किस कंडीशन में है? जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ खुला है। इसी केस को यदि मैं लेके चलूं कि b²